हेलो एवरीवन, सिखो सिखा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ जनरल साइंस के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो अभी जो रेलवे का आरआरसी का जो लेवल 1 का फेज 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपके काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वो सभी कैंडिडेट्स जो इस रेलवे के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जो कि अभी डेट अनाउंस भी कर दिया है रेलवे की तरफ से, डेट अनाउंस हो गया। अगस्त और सितंबर में उसका फेज 2 होने वाला, अगस्त के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, यानी कि पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं में से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं जीएस के सभी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो रियोस्टेट होता है वो किस चीज़ को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, रियोस्टेट एक्चुअली बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को, तो यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो जिसकी वैल्यू हम बार बार चेंज कर सके अपनी सुविधा अनुसार, उसे बोलते हैं रियोस्टेट। तो रियोस्टेट जो होता है वो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए काम आता है, प्रतिरोधक को चेंज करता है। तो देखिए, ये जो सिंबल होता है, ये जो निशान होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोधक का, और इसको अगर क्रॉस ऐसे तीर से दिखाते हैं तो इसे बोलते हैं रियोस्टेट। या फिर कई बार रियोस्टेट का सिंबल कुछ ऐसा भी बना दिया जाता है, ऐसा। तो ये रियोस्टेट जो होता है इसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अवे फ्रॉम रूट्स, यानी कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर मटेरियल्स का ट्रांसफर करता है रूट से लेकर पूरे प्लांट की बॉडी में। तो वो करता है जाइलम टिश्यू। और मतलब वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसफर करता है वो करता है जाइलम टिश्यू, जो रूट से ले वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट की बॉडी में पहुंचाता है। और इसका बिल्कुल विपरीत जो काम करता है वो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो खाना बनाती हैं, तो लीव्स जो होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो वो जो फूड प्रिपेयर हुआ है पौधे की पत्तियों के अंदर, उस पत्तियों से लेके पूरे प्लांट की बॉडी तक जो खाना जो ट्रांसफर होगा वो करेगा फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम। तो फ्लोएम टिश्यू जो करता है वो करता है फूड का ट्रांसपोर्ट पत्तियों से लेके पूरे प्लांट की बॉडी तक, और जो जाइलम टिश्यू होता है वो करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट रूट से लेके प्लांट तक। द टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज 0.04 सेकेंड्स, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज, यानी कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, एक बॉडी है जो कि वाइब्रेट हो रही है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो हमें गिवन है। टाइम पीरियड यहाँ मेंशन है, टाइम पीरियड है 0.04 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि एस यूनिट होनी चाहिए, टाइम की एस यूनिट है सेकेंड, ठीक है। अब हमारे से पूछा गया फ्रीक्वेंसी। देखिए, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला था, फ्रीक्वेंसी तो 1/t, टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो टाइम का रेसिप्रोकल निकाल दूंगा मैं, टाइम की वैल्यू रख दूंगा यहाँ 0.04। तो नीचे 2 से पहले पॉइंट है तो ऊपर चला गया 100, नीचे है 4 ने 100 को काटा तो 25 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एस यूनिट होती है हर्ट्ज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो गया। यानी कि अगर टाइम पीरियड हमें दिया है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फ्रीक्वेंसी दिया है और टाइम पीरियड निकालना तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। बस हमें ध्यान यही रखना कि जो भी क्वांटिटीज गिवन है उसको हम फिजिकल जो क्वांटिटीज है उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि जैसे टाइम का था, अगर मिनट में दे रखा होता तो हमें उसे सेकंड में बनाना पड़ता। यहाँ पहले से ही सेकंड था तो डायरेक्टली हमने रेसिप्रोकल कर दिया कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था 1/t। तो इस तरीके से 25 हर्ट्ज आ गया फ्रीक्वेंसी। वट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को हम क्या साइंटिफिक टर्म देंगे, किस साइंटिफिक टर्म से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को पुकारा जाएगा जो ऑब्जेक्ट किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए, वेलोसिटी उसको बोला जाएगा। स्पीड तो क्या है, स्पीड अगर जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं देता, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके अंदर केवल अमाउंट होती है, केवल उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा होती है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो जो होती है वेलोसिटी आपको स्पीड तो बता ही रही है, साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बताती है। तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें हमें बताती हैं। तो इसका आंसर होना था वेलोसिटी।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन्स का यानी कि पराग कणों का एंथर से लेके स्टिग्मा तक जो फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है यानी कि मेल पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं एंथर, फीमेल पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। तो मेल पार्ट से लेके फीमेल पार्ट तक जो एंथर ट्रांसफर होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। इक्वेशन डेट रिप्रेजेंट पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी कि जो न्यूटन की जो 3 इक्वेशंस हैं, जो कि मोशन की 3 इक्वेशंस है, उसमें से कौन सी इक्वेशन है जो पोजीशन टाइम रिलेशन बताती है? तो देखिए जो ये इक्वेशन है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें S हो गया डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करिए तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम बोल सकते हैं S को। U हो गया इनिशियल वैल्यूज, T हो गया टाइम, A हो गया एक्सेलरेशन त्वरण और T है टाइम। तो पोजीशन टाइम, पोजीशन S दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है T। तो ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन टाइम का रिलेशन। इसी तरीके से 2 इक्वेशन और होती है, जो कि एक तो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन होगी v इक्वल टू यू प्लस AT। तो ये अलग अलग रिलेशंस हैं हमारे यहाँ। देखिए इसमें यहाँ ये डिस्प्ले पोजीशन है लेकिन टाइम नहीं है, इसमें टाइम है लेकिन पोजीशन नहीं है। तो एक ऐसी इक्वेशन हमें बतानी थी जिसमें टाइम और पोजीशन दोनों हो। तो ये न्यूटन की 3 इक्वेशन है। तो पोजीशन टाइम हमारे से पूछी गई थी, तो इसलिए इसका आंसर आ गया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। विच लॉ इज रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट? तो जो जूल्स लॉ होता है वो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड रहता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। वो लॉ क्या कहता है कि करंट जो फ्लो करेगा, जो हीट उत्पन्न होगी, जो हीट पैदा होगी, वो बराबर होगी I स्क्वायर RT के। तो ये होता है जूल्स लॉ। बस कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर कोई हीट पैदा कर रहा है, तो किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टर का R है और T टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, तो वो इतनी हीट पैदा करेगा। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। When वर्क डन बाय ए बॉडी कैन बी जीरो, यानी कि कोई बॉडी कुछ काम कर रही है फिर भी उसका वर्क डन जीरो है, तो ऐसा किस केस में होता है? तो देखिए वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, वर्क डन ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो ऐसा होता है इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो आ जाएगा। तो ऐसा होगा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो। ब्लैक सोइल इज आल्सो नोन एज, ब्लैक सोइल को क्या बोलते हैं? ब्लैक सोइल को रेगुलर सोइल भी बोला जाता है। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज इन फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब? तो ये होती है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो फॉर्म होती है कार्बन की, फ्लोरीन जो एलोट्रोप है, जैसे कि एक एलोट्रोप ग्रेफाइट हो गया, एक डायमंड हो गया, ऐसे ही एक फ्लोरीन है। ये इसकी जो फॉर्म होती है ये जियोडेसिक ग्लोबल फॉर्म होती है। विच एनर्जी वेरीज विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? कौन सी ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ साथ बदलती रहती है? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए मेनली हमारी 3 तरीके की एनर्जी होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला रहता है हाफ mv स्क्वायर। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला होता है mgh। और एक होती है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं। तो दोनों एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को अगर जोड़ देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था विच एनर्जी वेरी विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें ये जो h है पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में h दिखाता है कि हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। अब अगर हाइट कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर आना था पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किस चीज़ का केमिकल नाम है? तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब अगला क्वेश्चन है वो इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका इन्वेंशन किसने किया? इसका इन्वेंशन किया डिमिट्री मेंडलीव ने। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है? कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40। तो
ये कुछ जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि आरआरसी लेवल 1 यानी कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है रेलवेज़ का, इंडियन रेलवेज़ का, उसमें पिछले सालों में आए हुए थे। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे। तो अभी ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें जनरल साइंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। और ये मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ऐसे ही मैं लगभग काफ़ी वीडियोज़ लाऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसको देखते हैं हम। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम जो पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट कोई भी होता है, जैसे कि हम सपोज करते हैं एक एलिमेंट है सोडियम। तो इसका जो सिंबल होता है, केमिकल सिंबल होता है, इसका होता है Na। तो इसका यहाँ हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर नीचे, और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, जो एटॉमिक मास होता है वो उसका सम रहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो हमारे से पूछा था कैल्शियम का कितना एटॉमिक मास होता है। देखिए कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ca। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो लगभग इसका डबल होता है एटॉमिक मास। तो ये हमारे से बाहर पूछा गया था। तो ये कुछ जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आप चैनल से बने रहें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। धन्यवाद।